डन। क्लास 8 यूपी बोर्ड साइंस चैप्टर 1, इसमें हम लोग जो पिछला जो क्लास किए थे वो था हम लोग का ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति। तो ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति में हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोगों ने ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति की है। ठीक है, ऊर्जा के हम लोग स्रोत देखे थे। तो उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा को दो भागों में वर्गीकृत किया गया था, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ये हम लोग देख चुके थे। उसका एक पॉइंट था जो तुम लोग लिख लोगे, लिख के हाईलाइट कर लोगे। क्या लिखोगे? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत देश को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए हुई है। यानी सौर ऊर्जा का उपयोग किए हैं और मिशन का नाम क्या रख दिया? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना। ये योजना का नाम है, जिसका उद्देश्य यह है कि देश को विश्व स्तर पे हम लोग क्या करें, नंबर 1 पोजीशन पे आके हम लोग सौर ऊर्जा का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? सीमित। जो हम लोग पेट्रोल यूज कर रहे हैं, जो CNG यूज कर रहे हैं, जो गैस है, ये सब क्या है? लिमिटेशन में, यानी सीमित मात्रा में। इनका उपयोग अगर हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जो कभी खत्म नहीं होंगी, उनका हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे जल ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का और पवन ऊर्जा का, इन सभी ऊर्जा का हम लोग क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा यूज करना चाहिए। तो इसे लिखोगे, लिख कर क्या करोगे? हाईलाइट कर लोगे। देखो हम लोग का अगला जो टॉपिक है, क्या नाम है? व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य। तो पहले समझ व्यापार क्या होता है। तो व्यापार का अर्थ होता है क्रय और विक्रय, बस सामान लेना और सामान देना। बस बता है, बस सामान दो और सामान लो, और उसमें कोई किसी प्रकार का उद्देश्य ना हो, किसी प्रकार का नहीं। जब पहले के ज़माने में जब पैसा नहीं बना था तो हम लोग क्या करते थे कि किसी सामान के बदले दूसरा सामान लेते थे। जैसे मान लो हमें चावल चाहिए तो तुमसे चावल ले लिया, अपना गेहूँ दे दिए, ऐसे करके लेते थे, ऐसे करते थे। तो इसमें किसी प्रकार का पैसा का लेन देन नहीं होता था। तो इसे हम लोग व्यापार। तो व्यापार का अर्थ क्या होता है? बस क्रय और विक्रय। वाणिज्य का अर्थ होता है धन प्राप्ति के उद्देश्य से क्रय और विक्रय। यानी हम तुम्हें कोई सामान दें तो उसके बदले में क्या ले? पैसा ले। तो ये हमारा क्या है? वाणिज्य का लगा। देखो होता क्या है, पहले व्यापार एक सामान के बदले दूसरा सामान लेकर किया जाता था, जिसे लोग वस्तु विनिमय करते हैं। क्वेश्चन आएगा वस्तु विनिमय किसी का, तो क्या बताओगे? पहले जब पैसे यानी मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग क्या करते थे? सामान के एक सामान लेते थे और उसके बदले दूसरा सामान दे देते थे। इसमें बड़ी मुश्किलें आती थी। मान लो हमें चाहिए चावल, मान लो चाहिए, तो अब हमें चावल चाहिए, तो हम दूसरे चावल लेंगे, और तुम्हारे पास गेहूँ है, मेरे पास क्या है? गेहूँ, और हमें क्या चाहिए? चावल। तो तुमको गेहूँ चाहिए तब ना तुमको गेहूँ देंगे, और तुमको गेहूँ नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए दाल, और तुम्हारे पास चावल है और हमें चाहिए चावल, और मेरे पास है गेहूँ, हम तुमको गेहूँ देंगे और तुम्हें गेहूँ नहीं चाहिए, तो दिक्कत नहीं होगा। तो कैसे? अब पैसा है तो चलो भाई ले लो, कुछ दिक्कत नहीं है। तो अब तुम कह रहे हो हमें गेहूँ नहीं चाहिए, हमें दाल चाहिए, तो समस्याएं आती थी। तो इस तरह हम लोग क्या करते? क्या नहीं, हम लोग व्यापार नहीं कर पाते, तो बड़ी मुश्किल आती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब पैसे का आविष्कार हो गया ना, तो व्यापार क्या होगा? थोड़ा सा आसान होगा। बड़ी मुश्किलें होती थी, और तुमको सामान दे, तुमको चाहिए ही नहीं, और हमें तुमसे तुम्हारा वाला सामान चाहिए तो दोगे ही नहीं, कहोगे हमें चाहिए नहीं, बड़ी समस्या होती। तो वही होता था। तो जिससे वस्तु विनिमय समझ में आ गया। और परंतु अब मुद्रा के आविष्कार के बाद व्यापार को सफलता हुई है। व्यापार में क्या हो गई है? सफलता हुई। जैसे मुद्रा बन गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको चाहे कुछ भी चाहिए तो पैसा दे, तुम जाकर अपना सामान खरीद लोगे, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं हो पाता था। पहले दोनों को अगर सेम आवश्यकताएं होती थी, जैसे तुम्हारे पास चावल है, मेरे पास गेहूँ है, हमें चाहिए चावल, तुम्हें चाहिए गेहूँ, तब ना क्या होता था? लेन देन हो। अब मेरे पास क्या गेहूँ है, तुम्हारे पास चावल है, तुमको गेहूँ नहीं चाहिए, तुमको चाहिए दाल, तो हम तुमको करें नहीं, तुम हमारा चावल हमें दे, तो हमसे गेहूँ ले लो, तुम लोगे ही नहीं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह बाधा बहुत ज़्यादा समस्याएं आती थी। लेकिन अब पैसे का आविष्कार जो मुद्रा है, मुद्रा का आविष्कार के बाद ये सारी समस्याएं आसान हो गई। देखो इसमें एक चीज़ तुम ये लिखोगे, हाईलाइट कर दोगे, ये लिख के हाईलाइट कर दोगे। क्या बताओगे? फ्लिपकार्ट, स्नैपडील तथा अमेजन, ये आदि ई कॉमर्स कंपनियां, ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट पर चलने वाली कंपनियां हैं, ऑनलाइन कंपनियां हैं। ये इतना लिख लो, और लिख के लिखो, मत बता दो, इसके आगे बताओ। ध्यान दो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा साइंस, जो साइंस है क्लास 8 का यूपी का जो साइंस है, उसका लास्ट टॉपिक है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रगति। देखो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रगति समझने से पहले हम लोग समझते ई गवर्नेंस या ई शासन क्या कहलाता है। देखो होता क्या है कि सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उनके तक पहुंचा देना,
यानी सरकार की जो सुविधाएं हैं उसको इंटरनेट के माध्यम से उनके तक पहुंचा दो। यही क्या कहलाता है, ई शासन या ई गवर्नेंस कहलाता है। बात समझ रहा है? तो क्या लिखोगे, सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। इसमें होता क्या है, इसके अंतर्गत शासन संबंधित सभी सुविधाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया जाता है। जैसे आय जाति प्रमाण पत्र बनाना, कॉलेजों में या स्कूल्स में या विद्यालयों में दाखिला कराना, एडमिशन लेना हो, तो इन सभी सुविधाओं क्या करें, इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे। तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करके हम लोग वहाँ पर जो भी हमें कराना हो हम कर सकते हैं। मान लीजिए ट्रेन में टिकट बुक कराना है, तो ट्रेन में टिकट बुक कराने के लिए हम लोग कहाँ जाए, गूगल क्रोम पर जाएंगे, ट्रेन का टिकट बुक करेंगे। तो ये सारी सुविधाएं सरकार ने क्या की है, हम आम नागरिकों को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दी है। यही क्या कहलाता है, ई शासन या ई गवर्नेंस कहलाता है। बात सुना रहा है? और देखो आगे, जैसे इसके उपयोग शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी और कुशल बनाई जा सकती है। इसका उपयोग करेंगे तो हम लोग का शासन क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। भाई हमें सारी जगह बीच में कोई ना दलाल टाइप के नहीं ना आएंगे। जैसे मान लो टिकट बुक कराना है, तो टिकट बुक तो अगर तुम लोग इंटरनेट से खुद करोगे तो मतलब कि थोड़ा सा कम पैसा में, लेकिन वही जाके कहीं और जाके किसी से लोगे तो वो कुछ अपना भी बना के रख के देगा, तो वो क्या होगा, हम लोग को महंगा पड़ेगा। इससे जो बिचौलिए है ना, उनकी समस्याएं समाप्त होंगी। तो क्या बताओगे कि इसके उपयोग से शासन प्रणाली क्या हो रही है, अधिक पारदर्शी हो रही है तथा कुशल बनाई जा सकती है। और देखो ध्यान से, इसमें ये पोर्शन लिखकर हाईलाइट करना है तुम लोग को। 18 मई 2006 को राष्ट्रीय ई शासन यानी NEGP, इसका फुल फॉर्म तुम लोग घर से सर्च करके आओगे, देखो क्या होता है, ये तुम लोग होमवर्क रहेगा। 18 मई 2006 को में राष्ट्रीय ई शासन NEGP की शुरुआत की गई है, जिसके तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा NEGP यानी राष्ट्रीय ई शासन की शुरुआत कब से की गई है, तो क्या बताओगे, 18 मई 2006 से। इसके तहत क्या किया जा रहा है, तो इसके तहत पूरे संपूर्ण भारत में साझा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। किसी को दिक्कत? इसमें एक हम लोग का अभी जो नया स्टार्ट हुआ है डिजिटल इंडिया, तो सुनोगे डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया में क्या होता है, डिजिटल इंडिया ही ई गवर्नेंस को क्या करा, और अधिक बढ़ावा दे रहा है। यानी डिजिटल इंडिया को क्या होता है, ई गवर्नेंस और तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये हो गया। अभी इसके आगे एक और टॉपिक है, इतना लिख लो तो हम आगे और लिखवा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है, ई गवर्नेंस किसे करते हैं, सही है? देखो ये हमारा लास्ट टॉपिक है डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल शासन क्या कहलाता है, तो डिजिटल शासन का अर्थ है सभी प्रकार के शासन सुविधा, सभी प्रकार के शासन सुविधाओं या जानकारियों, शासन संबंधित जानकारियों का डिजिटलाइजेशन, यानी जितनी भी सुविधाएं, जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी इंटरनेट पे अपलोड करना। यही है डिजिटल इंडिया का जो मिशन है। इसके अंतर्गत यही किया जाएगा, जितनी भी शासन संबंधी जानकारियां हैं उसको क्या किया जाएगा, इंटरनेट पर अपलोड कर देगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहोगे, सभी प्रकार के शासन संबंधी जानकारियों का डिजिटलाइजेशन क्या कहलाता है, डिजिटल शासन का अर्थ होता है। इसके अंतर्गत ई हॉस्पिटल की भी शुरुआत की गई है। यानी ई हॉस्पिटल में क्या करेंगे, हम लोग को अच्छे अनुभवी डॉक्टर, यानी जो अच्छे हैं अनुभवी डॉक्टर हैं, उनको हम लोग इंटरनेट पर ही हम लोग को मिल जाएंगे। वहीं से हम लोग क्या करते हैं, उपचार उनसे जो जरूरी चीज़ें हैं, जैसे उपचार में सुविधा क्या बरतनी चाहिए, क्या हम लोग को किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, ये सभी सुविधाएं हमें क्या करें, इंटरनेट से ही मिल जाती हैं। तो ये सभी हमारा क्या है, डिजिटल संबंधी डिजिटल शासन का ये अर्थ है। और इसके तहत इसकी ई हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है। ये हमारा यूपी बोर्ड क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक रहा। इस तरह से हमारा चैप्टर होता है समाप्त। हाँ, क्लास 8 का ये लास्ट टॉपिक रहा। ये हमारा चैप्टर खत्म। अब इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर तुम लोग खुद से करोगे, कल आके कॉपी चेक करा दोगे। समझ में आया? ये पूरा चैप्टर अच्छा था। चलो।